मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, काटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमां। दोस्तों, छुट्टियां होते ही हम सब घूमने के लिए अपने अपने प्लान्स बनाने लगते हैं। कोई देश में घूमना पसंद करता है तो कोई विदेश में। बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अम्यूजमेंट पार्क की। मैं हूं आपके साथ आपकी बबीता, और मुझे यकीन है कि आप सबने डिज्नीलैंड का नाम तो सुना ही होगा और कई बार इसे फिल्मों में भी देखा होगा। दुनिया की बेहद ही खूबसूरत जगहों में से एक है डिज्नीलैंड, जहाँ हर कोई एक बार जाने की ख्वाहिश तो रखता ही है। आज ही के दिन 1955 में कैलिफोर्निया के डिज्नी रिजॉर्ट में इसके 2 थीम पार्क शुरू किए गए थे। ये अकेले थीम पार्क हैं, जिन्हें मशहूर अमेरिकन एनिमेटर वॉल्ट डिज्नी के सुपरविजन में बनाया गया था। दोस्तों, डिज्नीलैंड एक ऐसी जगह है जहां हम अपने सपनों को महसूस कर सकते हो। फन, गेम्स, टूर, अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट और न जाने क्या क्या इस जगह की खासियत है। डिज्नीलैंड जैसे सपनों को रियलिटी में बदलने का आइडिया वॉल्ट को उस वक्त आया जब 1930 से 40 के दौरान वो अपनी दोनों बेटियों के साथ कई अम्यूजमेंट पार्क्स में जाते थे, जिसके बाद उन्होंने एक ऐसा थीम पार्क बनाने की सोची जहां कई तरह के अट्रैक्शंस और एडवेंचर्स एक ही जगह पर लोगों को मिल सके। Daughters were very young, and Saturday was always Daddy's Day with the 2 daughters. So we'd start out and try to go someplace with, different things, and I would take them to the merry-go-round, and I took them different places, and as I'd sit there while they rode the merry-go-round, did all these things, sit on a bench, eating peanuts, I felt that there should be something built, some kind of an amusement enterprise built where that the parents and the children could have fun together. बस फिर तो वॉल्ट को रुकना ही नहीं था। एक तरफ उन्होंने डिज्नीलैंड का आइडिया तैयार किया और दूसरी तरफ अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए कैलिफोर्निया में 160 एकड़ की जमीन भी चुन ली, जहां 1954 से डिज्नीलैंड बनना शुरू हुआ और आज ही के दिन यानी कि 17 जुलाई 1955 में इसे एक प्रेस इवेंट के साथ ओपन किया गया। इसकी ओपनिंग पर वॉल्ट डिज्नी ने इसे टुमारो लैंड के नाम से संबोधित किया था, क्योंकि यहाँ भविष्य में हकीकत बनने वाले बहुत सारे एडवेंचर भी क्रिएट किए गए हैं। धीरे धीरे इसका रूप और आकार बढ़ने लगा और देखते ही देखते यहाँ दुनिया के किसी भी दूसरे थीम पार्क की तुलना में सबसे ज्यादा लोग आने लगे। Where new attractions for Disneyland are conceived. Now a great deal of time, sweat, and a few tears were expended on all this, but there's a lot of satisfaction in developing ideas into realities which become a part of Disneyland. Now we've just finished the first year of our second decade. It was a big year for the opening of many new attractions. Since they were opened, 7 million people have enjoyed them. So we'd like for you to see and enjoy them too. डिज्नीलैंड में 2011 में ही करीब 16.14 मिलियन लोगों ने विजिट किया था और उस साल ये सबसे ज्यादा विजिट किए गए थीम पार्कों में दूसरे नंबर पर रहा था। दोस्तों, हमने बहुत से ऐसे किस्से सुने हैं जहां लोगों ने अपने आप को किसी मुकाम तक पहुंचाने और अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए एक अलग सोच को अपनाया है। लेकिन मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि आखिर ये अलग सोच होती क्या है। बस इसी बात की तलाश में मैं निकल पड़ी उन लोगों की खोज में जो वाकई में आज अलग नजर आते हैं।
अपने इस सफर में मैंने एक ऐसे शख्स के बारे में जाना जिनकी उम्र अभी 30 के करीब है, लेकिन उनकी जैसी अचीवमेंट्स लोग अपनी पूरी जिंदगी में हासिल नहीं कर पाते हैं। इस शख्स के पास ना तो पुरानी कोई रियासत थी और ना ही कोई बहुत रिच फैमिली, पर कहते हैं कि अगर सोच बड़ी हो तो किसी और चीज की जरूरत ही नहीं होती। जिस उम्र में अमूमन बच्चे अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते हैं, उस उम्र में ये शख्स साइड जॉब्स करता था और प्रिंटर्स जैसे पुराने सामान को कम पैसे में खरीदकर ज्यादा में बेचता था ताकि जल्द से जल्द पैसा बनाया जा सके। इसी सोच के चलते इसने मात्र 25 साल की उम्र में 2 कंपनियों को शुरू करके बेच भी दिया, जिससे इस शख्स ने करीब 340 मिलियन US डॉलर कमाए। डॉलर बनाने में माहिर गुरुबख्श सिंह चहाल दुनिया का एक ऐसा जाना पहचाना नाम बन चुका है जिसने बहुत ही कम उम्र में बुलंदियों को छुआ है। I came when I was a month shy of 4 in '86, and I didn't know what to expect. And I think that the big difference for me versus kind of my siblings were they were much older than me, so they actually had somewhat of a life in India and a big change, kind of a fish out of water type experience in America. For me, I didn't know what to expect since I was still young, and so I learned very early on who I was, or I was forced to learn that very early on, whether that was through physical characteristics or was that through just going through the different years of school that forced me to realize, okay, I got great family, I got great opportunity to be in America, now let's make the best of it. 1986 में इनके माता पिता अमेरिका आ गए थे। उस वक्त इनके फादर के पास सिर्फ $25 थे, जिसमें 4 बच्चों के साथ नए शहर में शुरुआत करना बहुत मुश्किल था। लेकिन अपने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाने की चाहत रखने वाले इन पेरेंट्स ने दिन रात काम किया ताकि सभी को एक अच्छी एजुकेशन दी जा सके। पर गुरुबख्श ने अपनी दुनिया अलग ही बनानी शुरू कर दी थी। I grew up very thick skin early on. I didn't know what to expect. First it started off with verbal, then it became physical, then it became life-threatening, where just kids wanted to go ahead and make their point or take out their aggression somehow. And I guess that's the art of bullying, where you got a lot of aggression at home, you bring it to school, and you basically take it out on others. And I unfortunately was the victim of that. And every time it got worse, I would come back home, turban in my hands, with my grandmother, and she would basically say, you know what, don't worry, you're a good son, you're my favorite son, things will get better, I love you, blah blah blah. And some of those things was all I needed to go ahead and make another day. दोस्तों, जिस उम्र में हम अपना ध्यान दोस्ती और मस्ती में लगाते हैं, उस उम्र में गुरुबख्श को बिजनेस से प्यार हो गया और यही वजह रही कि वो समय से बहुत आगे की सोच रखने लगे। अपने माता पिता के साथ गुरुबख्श अक्सर शेयर ट्रेडिंग के दौरान बैठा करते और घंटों बिजनेस न्यूज सुनते। कई बार तो वो स्टॉक रिसर्च में अपने पिता की मदद भी करते। 1997 में जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुई, तब गुरुबख्श ने अपनी फैमिली को सपोर्ट करने की ठान ली और अपनी खुद की कंपनी क्लिक एजेंट की शुरुआत की। ये कंपनी उन्होंने एक कंप्यूटर के साथ अपने घर के बेडरूम से शुरू की थी और 17 साल की उम्र में उन्होंने करीब $30,000 एक महीने में बनाने शुरू कर दिए। In early '99, I was very much or '98, I was very much enthralled in this internet euphoria that was going on. I remember one company called DoubleClick, and it had a $300 million IPO. A few months later, it became like this massive double-digit billion-dollar company, and I basically said, I want a piece of that. I'm going to go ahead and figure out what they're doing, even though I suck at math, I don't know programming, even though I'm Indian, that doesn't apply to me, but I'm going to figure out what I need to do to show myself to create that first step. क्लिक एजेंट एक परफॉर्मेंस बेस्ड एडवर्टाइजिंग कंपनी थी, जिस पर एक सॉफ्टवेयर की मदद से एड चेक करने वालों को ट्रैक किया जाता था। सॉफ्टवेयर की कोडिंग उन्होंने अपने एक दोस्त की मदद से की और उसे हर महीने $10,000 देने का वादा किया। हर एक क्लिक के हिसाब से ही एडवर्टाइजर गुरुबख्श को पे करते थे। जैसे जैसे इन क्लिक्स की संख्या बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे गुरुबख्श के डॉलर्स भी। गुरुबख्श के पास पैसा तो आने लगा था, लेकिन इसे रखने के लिए उनके पास अकाउंट नहीं था।
कम उम्र के कारण बैंक में उनका खाता नहीं खुल सकता था। बिजनेस के लिए गुरुबख्श की दीवानगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपनी कंपनी के लिए हाई स्कूल भी ड्रॉप कर दिया था। 16 साल की उम्र में ही गुरुबख्श ने $40 मिलियन में क्लिक एजेंट को बेच दिया और दूसरी कंपनी की शुरुआत की। ये गुरुबख्श की ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग कंपनी ब्लू लिथियम थी, जिसे 2007 में उन्होंने $300 मिलियन में याहू को बेच दिया। जिसके बाद सितंबर 2009 में गुरुबख्श ने अपनी तीसरी कंपनी रेडियम वन की शुरुआत की। ये एक रियल टाइम एडवर्टाइजिंग कंपनी है। मार्च 2012 तक इसकी कीमत $500 मिलियन को पार कर चुकी थी। 2009 में एक्स्ट्रा टीवी ने गुरुबख्श को अमेरिका के मोस्ट एलिजिबल बैचलर में शामिल किया और अपनी बायोग्राफी द ड्रीम हाउ आई लर्न द रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड मेड मिलियंस में उन्होंने यूथ को अलग स्प्रिट से सोचने के फायदों के बारे में बताया है। गुरुबख्श का मानना है कि हर इंसान अलग करने की हिम्मत रखता है, क्योंकि बिलियनियर कहीं से बनकर नहीं आते, बल्कि वो भी इसी दुनिया में ही सीखते हैं। लेकिन उनके जैसा बनने के लिए उनसे भी तेज सोचने और अपने आप पर भरोसा करने की जरूरत होती है। When you're starting off, it is you get ready to get beaten up and slammed. I thought people would help me. I thought because I was Indian, the Indian entrepreneurs would help me. I thought, because I had a business that was making money, people would want to know about it. That doesn't work. And I think the dynamic that changed for me was realizing that if you change the table around and you make people realize that there's something in it for them, or the perception there's something in it for them, the conversation changes. गुरुबख्श ने अपने रास्ते खुद बनाए हैं। हमेशा अपने आप से सीखा और जितना सीखा उसे इम्प्लीमेंट भी किया। उनके पिता ने हमेशा ही उनका साथ दिया। छोटी सी उम्र में जब बच्चे माँ बाप से चीजों की डिमांड करते हैं, उस उम्र में गुरुबख्श ने अपनी फैमिली को एक बेहतर घर, गाड़ी और बहुत कुछ दिया है। तो आज गुरुबख्श को उनके जन्मदिन पर हमारी पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी गुड विशेस। दोस्तों, असली हीरो वो होते हैं जो जिंदगी के हर पहलू को अपने रंगों से भर देते हैं। वो सिर्फ पर्दे पर ही अपनी अभिनय की छाप नहीं छोड़ते, बल्कि अपनी रियल एक्टिविटीज से लोगों के दिल में अपनी खास जगह भी बना लेते हैं। देश के इतिहास में कई ऐसे हीरो हुए हैं जिन्होंने समाज को बदलने की अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन किया था, और यही वजह है कि आज भी खास मौके पर ही सही, पर उन्हें पूरी दुनिया याद करती है। जाने माने नाटककार और कलाकार बिजॉन भट्टाचार्य भी एक ऐसी ही शख्सियत रहे हैं, जिनकी कहानियाँ हमेशा लोगों को रियल लाइफ से जोड़ती रही। इनके पिता एक अध्यापक थे, जिन्होंने किसानों की गरीबी और उनकी जमीनों पर हुए अतिक्रमण को अपनी आंखों से देखा था। भट्टाचार्य जी पर भी पिता के इस दर्द का असर बचपन से ही दिखने लगा था, और यही वजह थी कि उन्होंने राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होना शुरू कर दिया, जिस कारण उनकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हो सकी, और जल्द ही भट्टाचार्य जी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया। इस आंदोलन को गांधी जी के नेतृत्व में चलाया जा रहा था, जिसमें भारतीयों ने विदेशी सामान का बहिष्कार करके स्वदेशी अपनाकर अपनी आवाज को बुलंद किया था। कई लोगों को इस दौरान जेल में भी बंद किया गया, जिसमें से एक भट्टाचार्य जी भी थे। 1931 से 1932 तक उन्होंने आनंद बाजार पत्रिका के लिए काम किया। 1942 में भट्टाचार्य जी ने कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन किया और भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी खास भूमिका में नजर आए। इस दौरान उन्होंने प्रगति लेखक संघ और द इंडियन पीपल्स थिएटर ग्रुप को संगठित करने में अपना योगदान दिया था। इन सारी गतिविधियों के साथ ही भट्टाचार्य जी कलाकारों के उस समूह में शामिल हो गए जो गरीबों पर हो रहे अत्याचारों का विरोध अपने अभिनय के माध्यम से कर रहे थे, और इसी के चलते उन्होंने इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन को ज्वाइन कर लिया।
इस एसोसिएशन के साथ मिलकर भट्टाचार्य जी और उनके साथियों ने समाज को ऊपर उठाने के लिए अपने नाटक के माध्यम से संदेश देना शुरू किया। देश में न्यू ड्रामा मूवमेंट की शुरुआत का क्रेडिट भी बिजॉन भट्टाचार्य को ही जाता है। उन्होंने नब्यांत्य आंदोलन को शुरू करके लोगों को ये एहसास करा दिया था कि उनका दर्द अब दूसरों तक पहुंच रहा है, जो कभी न कभी क्रांति के रूप में बदलेगा और तब सही मायनों में उनकी परेशानियां खत्म हो पाएंगी। नब्यांत्य आंदोलन से भट्टाचार्य जी की पहचान एक ऐसे प्ले राइटर के रूप में होने लगी जो अपने प्ले के जरिए लोगों के संघर्ष और दर्द को थिएटर तक ले जा सकता था। धीरे धीरे उनकी ये कला गहरी होती गई और उन्होंने पब्लिक थिएटर को हिंदू सभ्यता की सोच से मुक्त कर दिया। उन्होंने मजदूरों और छोटे तबकों के बारे में लिखना शुरू किया। भट्टाचार्य जी का पहला प्ले जबानबंदी था, जिसमें उन्होंने किसानों के बारे में लिखा था। 1944 में उन्होंने नबान्ना प्ले लिखा। ये प्ले किसानों की खराब हालत पर आधारित था। भट्टाचार्य जी ने कलांका और मेरा चांद प्ले लिखे, जिसमें से कलांका भारत की सबसे बड़ी आदिवासी कम्युनिटी पर बेस्ड था और मेरा चांद एक अंधे गायक की कहानी थी। इस तरह उन्होंने अपने हर प्ले के जरिए देश की सभी कम्युनिटीज, सोशल इश्यूज को टच करने की कोशिश की और 1970 में भट्टाचार्य जी ने कबाच कुंडल नाम से एक थिएटर इंस्टीट्यूट की शुरुआत की। एक प्ले राइटर होने के अलावा भट्टाचार्य जी एक बेहतरीन कलाकार भी रहे और उन्होंने कई बांग्ला फिल्मों में अपने अभिनय का प्रदर्शन भी किया। देश কোথায়? বাড়ি থেকে পালিয়েছো? হ্যাঁ। কেন পালিয়েছো কেন? পালিয়েছো কেন? কেন? রোজগার করতে। এইবারে তুমি কার জন্য রোজগার করবে? আমার মার জন্য। আমার বাবা। তোমার কে আছেন? বাবা আছেন। বাবা আছেন, তাহলে তোমার মার দুঃখ হবে কেন? फिल्मों में काम करने के दौरान उन्होंने कई फिल्मों के लिए कहानियां भी लिखी। 1948 से 1950 के बीच उन्होंने बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में बतौर कलाकार और बतौर स्क्रिप्ट राइटर काम किया। पर भट्टाचार्य जी की क्षमता सिर्फ यहीं तक ही सीमित नहीं थी। कलाकार और लेखक होने के साथ साथ वो एक बेहतरीन सिंगर और कंपोजर भी रहे। अपने करियर के दौरान ही उन्होंने जानी मानी फिक्शन राइटर महाश्वेता देवी से शादी की थी। ड्रामा में भट्टाचार्य जी के कंट्रीब्यूशन को देखते हुए कोलकाता विश्वविद्यालय, केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी और पश्चिम बंग राज्य अकादमी द्वारा सम्मानित भी किया गया। गरीबों और पिछड़े लोगों को दुनिया के सामने लाने वाले इस महान लेखक को आज हम सब श्रद्धांजलि दे रहे हैं। दोस्तों, हर साल सड़क दुर्घटना से कई लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं, जिनमें से कुछ की मौत का कारण होता है नियमों का सही से पालन न करना। लेकिन अगर आप नजर कार सीट में लगी सेफ्टी बेल्ट्स पर डालें तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 50 सालों से भी अधिक समय में इस बेल्ट की वजह से अब तक लाखों जिंदगी बचाई जा चुकी हैं। सुरक्षा के लिहाज से किए गए आविष्कारों में इस खोज का योगदान भी सराहनीय रहा है। ये बेल्ट ड्राइविंग के टाइम होने वाले खतरों को 50% तक कम कर देती है। सो थैंक्स टू नील्स बोलिन, जिन्होंने ऑटोमोबाइल में इस्तेमाल होने वाली 3 पॉइंट सेफ्टी बेल्ट को बनाकर अब तक लाखों लोगों को सड़क दुर्घटना का शिकार होने से बचाया है। नील्स का जन्म आज ही के दिन यानी कि 17 जुलाई 1920 को स्वीडन में हुआ था। 1958 में वॉल्वो कार कॉरपोरेशन ने नील्स को हायर किया और उस वक्त नील्स ने एयरप्लेन के लिए इजेक्टर सीट्स को डिजाइन किया था। 1950 में वॉल्वो के साथ काम करने वाले नील्स पहले चीफ सेफ्टी इंजीनियर थे। उन्होंने एयरप्लेन में इस्तेमाल होने वाले 4 पॉइंट हार्नेसेस को पहले से ज्यादा बेहतर बनाने में कंट्रीब्यूट किया, जिसके बाद ही उन्हें ये आइडिया आया कि इस डिवाइस का इस्तेमाल ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी किया जा सकता है। जिस वक्त कार के सामने अचानक कोई दुर्घटना आ जाती है तो इसकी मदद से ड्राइवर
और बराबर में बैठे व्यक्ति को कार क्रैश के दौरान बचाया जा सकता है। इसी के साथ 1959 में नील्स ने 3 पॉइंट वाली सेफ्टी बेल्ट को बनाया और उसे वॉल्वो कार के साथ इंट्रोड्यूस किया। ये नई सेफ्टी बेल्ट शरीर के ऊपरी और निचले दोनों ही भागों को सेव करने में मददगार साबित हुई। सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए ही वॉल्वो ने इस सीट बेल्ट का डिजाइन दूसरी कार कंपनियों तक मुफ्त में पहुंचाया था और फिर 1968 के बाद इसे अमेरिका के सभी ऑटोमोबाइल्स के लिए जरूरी कर दिया गया। हालांकि 1959 के बाद इस 3 पॉइंट सीट बेल्ट के डिजाइन में इंजीनियरों ने कई चेंजेस किए हैं, लेकिन बेसिक डिजाइन हमेशा से ही नील्स का रहा है और आगे भी रहेगा। सितंबर 2002 में इस खास आविष्कार को बनाने वाले नील्स बोलिन ने तो इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन तब तक उनकी इस सीट बेल्ट के जरिए 10 लाख से भी ज्यादा जानें बचाई जा चुकी थीं। नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक हर साल इस सीट बेल्ट की मदद से करीब 11,000 जिंदगियों को बचाया जाता है। समाज के लिए की गई इस खास खोज के लिए नील्स बोलिन को 1974 में द रैल्फ इस ब्रांड ऑटोमोटिव सेफ्टी इंजीनियरिंग अवार्ड से और 1989 में सुरक्षा व स्वास्थ्य के लिए हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। नील्स ने 1985 में वॉल्वो से रिटायरमेंट ले लिया था और इनकी मौत के बाद उन्हें नेशनल इन्वेंटर हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। दोस्तों, नील्स बोहलिन को एक महान इन्वेंटर का दर्जा दिया गया है। Niels started working for Volvo in 1958 to develop a better safety belt than the old 2-point belt. We all know that he succeeded. When he retired 27 years later, Niels' last task for Volvo was to develop the sophisticated Side Impact Protection System, SIPS. Over the year, much had happened in the field of car safety. Most important, Niels' 3-point safety belt have become standard in all cars worldwide. One can nowadays say there's a little bit of Volvo in all cars. एक ऐसा इन्वेंटर जिसने साइंस की सही अप्रोच से सड़क सुरक्षा में बेहद ही खास योगदान दिया और आज ये कहना भी गलत नहीं होगा कि दुनिया की हर कार में कहीं न कहीं नील्स बोहलिन मौजूद हैं। Today you can actually find a 3-point safety belt in every car. Even though it took some time to actually convince the world that this was a great invention, it has shown a significant benefit to mankind in the sense that it's reckoned that it saved more than 1 million lives during this past 50 years that it has been in production, so to speak. इस महान इंजीनियर को आज बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की पूरी टीम सलाम करती है। बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में फ्रेंड्स अब टाइम हो गया है बबीता के जाने का, तो अभी फिलहाल के लिए बबीता जैन को यहीं पर दीजिए इजाजत। हम मिलेंगे फिर से दोबारा बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,